हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की तरह आज हम फिर से आ गए हैं 1 आवर स्टडी चैलेंज के लिए। सो गाइस अभी टाइम हुआ है इट्स 12 o'clock 5 मिनट। अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टडी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे अधिगम में व्यक्तिगत अंतर के आधार पर शिक्षार्थियों के प्रकार। विभिन्न आयु और चरणों में शिक्षार्थियों की कई समान विशेषताएं होती हैं, लेकिन वे कई मायनों में काफ़ी भिन्न भी होती हैं। छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों को समानताएं और अंतर दोनों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में उनकी आयु के संबंध में भिन्नताएं हैं, जैसे सांस्कृतिक वातावरण, पिछले अनुभवों, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक मेकअप, लक्ष्य, ज़रूरतें आदि। अधिगम की घटना के तत्व हैं। अधिगम की घटना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1, शिक्षार्थी को उत्तेजना की व्याख्या करनी चाहिए, अंतर करना चाहिए, उन्हें जोड़ना चाहिए और उन्हें कुछ अर्थ देना चाहिए। नंबर 2, उत्तेजना कोई भी उत्तेजना या उत्तेजनाओं का समूह है जिसके प्रति छात्र संवेदनशील है, उसकी अधिगम की स्थिति का हिस्सा बन सकता है। नंबर 3, शिक्षार्थियों की आंतरिक स्थितियाँ, ये धारणा, संज्ञानात्मक संरचना, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, आवश्यकताएं, उद्देश्य, बुद्धि, पिछली शिक्षा आदि है। नंबर 4, प्रतिक्रिया, अधिगम की स्थिति पर कोई क्रिया या प्रतिक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य कदम। रिसेप्शन। नंबर 1, रिसेप्शन उत्तेजना में कुछ अचानक बदलाव करके ध्यान आकर्षित करना। प्रत्याशा। नंबर 2, शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचित करना और वे सीखने के बाद क्या करने में सक्षम होंगे। नंबर 3, कार्यशील स्मृति की पुनर्प्राप्ति, पूर्व ज्ञान की याद को उत्तेजित करना। चयनात्मक धारणा। नंबर 4, विशिष्ट विशेषताओं के साथ सामग्री प्रदर्शित करना। नंबर 5, अर्थ संबंधी संकेतीकरण, अधिगम मार्गदर्शन। नंबर 6, उत्तर देना, शिक्षार्थी को प्रदर्शन करने के लिए कहना। सुदृढ़ीकरण, शिक्षार्थी को प्रतिक्रिया प्रदान करना। नंबर 8, पुनर्प्राप्ति और सुदृढ़ीकरण, शिक्षार्थी द्वारा अतिरिक्त प्रदर्शन और उसमें प्रतिक्रिया भी सम्मिलित है। नंबर 2, सामान्यीकरण, विभिन्न समस्याओं का अधिक अभ्यास ताकि प्रतिधारण को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अलग अलग शिक्षार्थियों की अधिगम की शैली अलग अलग होती है, और जैसे जैसे विविधता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वे एक ही अधिगम की घटना को अलग अलग ध्यान से देखें, व्याख्या और मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम अधिगम कहते हैं कि हमें अधिगम हुआ है इसका। इसलिए संचार माध्यम का चयन करते समय शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी उन संचार माध्यम से लाभान्वित होते हैं जो उनकी व्यक्तिगत अधिगम की शैली से मेल खाते हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न छात्रों को विभिन्न तरीकों, संसाधनों और पथों को क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक निर्देशात्मक योजना तैयार करते समय अभिकल्प अभिकल्पक के लिए महत्वपूर्ण कार्य निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करना है। अधिक जानकारी की तलाश, किसी प्रश्न या उत्तर से संबंधित अतिरिक्त जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए पूछी जा सकती है कि छात्र ने अवधारणा को ठीक से समझा है या नहीं। अपना ध्यान केंद्रित करना, यदि छात्रों का उत्तर सही है तो उन्हें समान या नई परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग में सहायता करता है।
पुनः ध्यान केंद्रित करना। यदि छात्रों का उत्तर सही है तो उन्हें समान या नई परिस्थितियों में प्राप्त ज्ञान को जोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यह अर्जित ज्ञान के बेहतर अनुप्रयोग में सहायता करता है। आलोचनात्मक जागरूकता बढ़ाना। यदि कोई सही उत्तर देता है तो शिक्षक छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच या जागरूकता बढ़ाने के लिए उच्च क्रम के प्रश्न रखता है। अधिगम का वातावरण। अधिगम एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों और पर्यावरण के बीच बातचीत का परिणाम है जिसमें वे काम करते हैं कि अधिगम के वातावरण को प्राकृतिक परिस्थितियों और प्रभावों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें एक व्यक्ति स्तर स्थित है। अधिगम का वातावरण उस परिवेश का कुल योग है जिसमें व्यक्ति अनुभवों को समृद्ध करने के लिए बातचीत करते हैं। इस प्रकार ये अधिगम की ओर अग्रसर होते हैं। अधिगम के माहौल का वर्णन करते समय कई सिद्धांत चलन में हैं। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक बंडुरा ने अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि अवलोकन और अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नए व्यवहार को सीखा जा सकता है। यह व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार और पर्यावरणीय कारकों के बीच बातचीत का परिणाम है। सामाजिक वातावरण के अतिरिक्त भौतिक वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक रचनावादी विचारक वाइगोत्स्की का मानना था कि सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यों जैसे भाषा पर महारत सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही हो सकती है। अधिगम के माहौल में बदलाव से अधिगम के भिन्न-भिन्न परिणाम सामने आते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थान के आधार पर यूनेस्को ने वर्ष 1984 में निम्नलिखित प्रकार से अधिगम को वर्गीकरण किया। औपचारिक नंबर 1, नंबर 2, अनौपचारिक एवं गैर औपचारिक। इनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। पाठ्यचर्या के अनुभव सामान्य तौर पर लक्ष्य समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। वे व्यापक आधारित और सामान्य प्रकृति के बजाय अधिक व्यक्तिगत हैं। अधिगम के अनुभवों का लेन-देन सामुदायिक संसाधनों के इर्द-गिर्द केंद्रित होता है। सकारात्मक अधिगम का माहौल बनाने का महत्व। नंबर 1, भौतिक पर्यावरण। कक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की बुनियादी संरचनात्मक इकाई है। शिक्षार्थी अपने संस्थानों के भौतिक वातावरण के साथ अनुसूचित या अनिर्धारित समय के दौरान सचेतन अवस्था में या अनजाने में लगातार वार्तालाप करते हैं। बुनियादी भौतिक चर जैसे कि वायु गुणवत्ता, तापमान, शोर आदि का अधिगम पर एक सुनिश्चित प्रभाव रहता है। एक स्कूल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक का अभाव शिक्षक के उत्पादन और कक्षा प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावित करता है। विभिन्न कमरों की व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड, अन्य कंप्यूटर उपकरण, फर्नीचर, पंखे आदि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण। यदि भवन, स्थान और सुविधाएं किसी स्कूल को भौतिक वातावरण प्रदान करती हैं तो उसके दर्शन और व्यवहार जो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण ज़्यादातर उन उत्तेजनाओं को संदर्भित करता है जो स्कूल में शिक्षार्थी के मानस पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसे विद्यालय की स्थिति की कल्पना करें जहां एक शिक्षार्थी को एक जोखिम भरी स्थिति में रखा जाता है। इस स्थिति के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी में चिंता का विकास होगा। चिंता अवांछित व्यवहारों को जन्म दे सकती है, जैसे परीक्षा में से बचना, शिक्षकों पर दोषपूर्ण प्रश्नों के लिए दोष देना, कदाचार में लिप्त होना आदि। So guys, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams and dreams come true. Dream as if you will live forever. Some men see things as they are and say why.
So guys, your limitation it's only your imagination. Push yourself because no one else is going to do it for you. Sometimes later become never. Great things never come from comfort zone. And to live a creative life, we must lose our fear of the being wrong. Dream it. पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना है। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बेंजामिन एस ब्लूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है? तो अनुप्रयोग। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? तो शिक्षक केंद्रित। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित हैं? तो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? किसी विशेष विषय का वर्णन करना। निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है? प्रयोग करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेष योग्यता को दर्शाता है? उपयुक्त सभी अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील मिश्रण शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? तो शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा में पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? चिंतनशील स्तर। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षण सिद्धांत। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? तो अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में शिक्षण व्यवसाय से प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कार्य कौन सा है? तो शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और सभी क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझना। So guys, it's 12 half o'clock. I am also studying. सो गाइस, यहाँ हम बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप सब भी पढ़िए, हमें बहुत कुछ याद हो गया, हमें बहुत ही समझ में आया। इसी तरह आप लोग भी समझ के पढ़िए। गाइस, जैसा ही कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। You know that guys, UPSC is not just an exam, it's an opportunity to serve your country and makes a positive impact. Believe in your abilities and stay focused on your goals and UPSC success will follow. UPSC is a journey of self-discovery and personal transformation that leads to serving the nation. The future belongs to those who believe in the beauty and their dreams of becoming a UPSC officer. Be the change you wish to see in the world. Be the change by the clearing UPSC and serving the nation. Don't let yesterday take up too much of today. Focus on your UPSC preparation today. If you want to achieve greatness, stop asking for permission. Give yourself permission to achieve greatness through UPSC. Be the change you wish to see in the world. Be the change by clearing UPSC and serving the nation. And don't let yesterday take up too much of the day. Focus on your UPSC preparation today. If you want to achieve greatness, stop asking for permission. Give yourself permission to achieve greatness through UPSC. Believe in yourself and all that you are now. That there is something inside
that is the greater than any obstacle, and believe in yourself and clear UPSC. गाइस अब हम जो पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें आप लोग भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो MOOC से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान, तो निम्नलिखित संस्थान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो नंबर ए है प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NAP का आरंभ। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था। NPTEL 7 IIT और IISc बेंगलुरु की एक संयुक्त पहल है। यहाँ पाठ्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन प्रमाणन के लिए साधारण शुल्क देना पड़ता है। यह पाठ्यक्रमों के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। पाठ्यक्रम गूगल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर द्वारा संचालित है। पाठ्यक्रम सामग्री पारंपरिक कक्षा वातावरण में तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुत की गई। NPTEL वीडियो प्रारूप, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग के लिए टेक्स्ट मेटा डेटा के साथ तकनीकी पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा एकल भंडार है। बी MOOC किट एक थोड़ी हल्की MOOC प्रबंधन प्रणाली है। यह 2014 में IIT कानपुर द्वारा प्रदान की गई ओपन सोर्स तकनीकों का उपयोग करती है। यह एक शक्तिशाली प्रणाली है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए जो सूक्ष्म से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, इसे MOOCs कहते हैं। कनेक्टिविटी MOOC की प्रस्तुति कनेक्टिविस्ट MOOCs की प्रस्तुति करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर स्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। MOOC समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए एक सांकेतिक प्रदान करता है। सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में ये शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी, उच्च बैंडविड्थ नहीं है। यह आवश्यकता के आधार पर 4 प्रकार के समाधान प्रदान करता है। नंबर 1 है MOOC मानक। नंबर 2 MOOC इंटरप्राइज। नंबर 3 MOOC रेप्लिकेटेड। नंबर 4 MOOC व्यक्तिगत या मूवी MOOC। IIT बॉम्बे एक गैर सरकारी लाभकारी MOOC प्लेटफॉर्म है, जिसे IIT बॉम्बे द्वारा 2014 में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म OpenEdX का उपयोग करके विकसित किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषण किया गया था। यह कई विषयों से विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह मिश्रित शिक्षा का उपयोग करता है। इस मॉडल को ब्लेंडेड लर्निंग IIT बॉम्बे मॉडल नाम दिया गया है। इस प्रणाली में भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय, भारतीय संस्थान कॉलेज शिक्षार्थियों को MOOC प्रदान कर रहे हैं। तो गाइस ये है MOOC का फुल फॉर्म। तो M का है मैसिव। व्हाट इज द मैसिव? इट्स मे बी 100 और 1000 और 10,000 और 100,000 और एनी नंबर। और O का मतलब है ओपन, तो ओपन रजिस्ट्रेशन, ओपन कंटेंट, फ्री ऑफ चार्जेस और नॉट अफोर्डेबल। और O का मतलब यहाँ है ऑनलाइन, रियल टाइम इंटरेक्शन, ओपन कंटेंट। C का है कोर्सेस। तो सेल्फ paced start and end, that's college details, badge, role of the instructor, learning community, formal assessment and feedback। गाइस आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। गाइस नाउ टाइम हियर इट्स 1:05। तो इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं आप सबको। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टू ऑल, गुड नाइट।